साथियों, जेल के अंदर एक कैदी होता है जो कि 376 की सज़ा जेल के अंदर काट रहा था। और कहा जाता है जो भी इस केस में जेल के अंदर सज़ा काटता है तो जो और कैदी होते हैं वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसे सारे काम कराते हैं और कई बार उसको डांट फटकार कर जेल के अंदर रखा जाता है। ऐसा ही उस कैदी के साथ कुछ होता है और यहाँ पर जो कैदी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन सभी चीज़ों से। अब तभी क्या होता है, उस जेल के अंदर एक जेलर होती है जो कि महिला होती है। वो जेल का मुआयना करने के लिए जेल के अंदर आती है। वो जैसे ही मुआयना करते हुए उस कैदी के पास पहुंचती है और जैसे ही वो कैदी उस जेलर को देखता है और वो जेलर उस कैदी को देखती है तो यहाँ पर जो कैदी होता है उस जेलर को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यहाँ पर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो कैदी उस जेलर को देखकर क्यों रोने लगा, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरवत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो ये घटना है ये निकल कर आ रही है बिहार के बक्सर ज़िले से। बिहार के बक्सर ज़िले में एक परिवार था जिसके अंदर माँ बाप और उनकी 2 बेटियाँ थी, बेटा था नहीं। 2 बेटियों में से जो बड़ी वाली बेटी था उसका नाम था सुलेखा। सुलेखा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, तो एक कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी क्या होता है, उसके ही गांव का एक लड़का होता है जो कि उसी कॉलेज के अंदर उसी की क्लास के अंदर पढ़ा करता था। जो सुलेखा है वो उससे काफ़ी किताब मांग लिया करती, अपना कोई काम कंप्लीट करने के लिए या कोई नोट्स वगैरह एक दूसरे को वो ले दे दिया करते थे। तभी सुलेखा के घर तक, उसके माता पिता तक ये खबर पहुंच जाती है कि तुम्हारी बेटी गांव के ही लड़के से इस तरह से कॉपी किताब लिया करती है। अब यहाँ पे जो घर वाले थे वो इस बात को गलत तरीके से ले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है और इस तरह से जो हमारी बेटी है वो हमारी नाक कटवा देगी। इस चीज़ को सोचने के बाद जो सुलेखा के पिता हैं वो अपनी बेटी को डांटते फटकारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब तेरी शादी करनी होगी। यहाँ पर सुलेखा बताती है कि पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो उसके पिता हैं वो सुलेखा की एक भी नहीं सुनते और वो अपनी मनमानी करते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द तेरी शादी करवाऊंगा। इसी सिलसिले में जो सुलेखा के पिताजी हैं वो लड़का ढूंढने लगते हैं। लड़का ढूंढते ढूंढते सुलेखा के पिताजी को एक लड़का मिल जाता है। उनके गाँव से 10 किलोमीटर दूर एक गाँव था। उस गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जय। जय अपने परिवार में अकेला लड़का था, ना ही उसकी कोई बहन थी, माता पिता थे, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद थी, तो समय अच्छे से बीत रहा था। अब इधर जो सुलेखा का पिता है वो सुलेखा के लिए जय को पसंद कर लेता है। उसके बाद सुलेखा और जय की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सुलेखा शादी से पहले अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप मेरी शादी तो भले ही करवा दो, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ूंगी। यही बात सुलेखा का पिता जय से अपने दामाद से भी बता देता है। तो यहाँ पर जय भी हामी भर लेता है कि भाई मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। सुलेखा दुल्हन बनकर जय के घर में आई है। अब यहाँ पर खुशियों का माहौल है, पूरा के पूरा परिवार खुशी मना रहा है, नई दुल्हन घर के अंदर आई है। अब इसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते हैं और यहाँ पर जो सुलेखा है उसके सामने जय की सच्चाई आने लगती है। जय जो कि नशा वगैरह किया करता था और यहाँ पर जय अपने आप को एक अलग ही तोप समझता है और वो सुलेखा की एक भी बात नहीं सुनता, ना ही उसी की कोई बात मानता है। और यहाँ तक कि जब कोई सुलेखा कोई बात उससे कहती है तो जय उस पर हाथ भी उठा दिया करता है। सुलेखा को बड़ा बुरा लगता है। यहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो उसके ससुराल वाले यानी कि उसके सास ससुर और उसका पति इस चीज़ में उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। वो सोचते थे कि ये क्या ढोंग ढपारा कर रही है। इसी चीज़ को लेकर उनमें आपस में कई बार कहासुनी हो जाया करती। जो जय है वो सुलेखा पर हाथ उठा दिया करता, लेकिन सुलेखा सब कुछ सहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। अब धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे तो एक दिन आता है जिस दिन जय शाम को शराब पी कर आता है और आने के बाद अपनी पत्नी सुलेखा से उसकी कोई कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी को लेकर जय अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पिटाई लगा देता है। पिटाई इतनी ज़्यादा लगाई जाती है जो सुलेखा है वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है।
अब यहाँ से जय चला जाता है। उसके बाद जैसे सुलेखा को होश आता है तो वह खड़ी होती है, अपना फ़ोन लेती है और अपने पिता को फ़ोन करती है। कहती है कि पिताजी, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना बाद में ये मत बोलना कि बेटी एक बार मुझे बता तो देती। तो यहाँ पे उसका पिता कहता है कि बेटी बात क्या हुई। तो सुलेखा पूरा के पूरा वाक्य अपने पिता को बताती है। पिता भी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ अनहोनी हो जाए, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी को लेने के लिए आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद सुलेखा उस घर में जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे नहीं जाना जो मेरी पढ़ाई को लेकर रोज़ इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया करते थे। यहाँ पे दोनों का तलाक हो जाता है और जो सुलेखा है वो अपने घर है, जय है वो अपने घर है। अब दोस्तों इसके बाद जो सुलेखा है वो अपने मायके में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे पढ़ लिख कर कोई पद हासिल करना है और उससे पहले मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगी। तो पिता भी सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेटियां हैं, ये पढ़ लिख लेगी तो कोई इसमें ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि पिता के पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उस पर वो खेतीबाड़ी किया करता था, समय अच्छे से बीत रहा था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर पिताजी भी उसके कह देते हैं कि बेटी तू पढ़ लिख और अपनी बड़ी पोस्ट को हासिल कर। तो यहाँ पर बेटी पढ़ती रहती है। पढ़ते पढ़ते वो कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करती है और वहीं पर जो लड़की है वो एक एग्ज़ाम देकर आती है जिसका रिज़ल्ट आना बाकी था। कुछ दिनों बाद उसका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट उसका पास हो जाता है। वो अपने पद पर नियुक्त हो जाती है जिस पद को वो करना चाहती थी। इधर जो उसका पति जय है वह अब और ज़्यादा शराब पीने लगता है, जगह जगह चोरियां करने लगता है छोटी मोटी, और सभी लोगों से बदतमीजी से बात करना, गुंडागर्दी करना, ये उसका आम बात हो गई थी। ऐसा ही करते करते एक दिन आता है, रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन के दिन सभी बहन तैयार होकर अपने पतियों के साथ मायके जाती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। ऐसे ही एक लड़की सज धज कर, उस पर सोने के जेवर थे, वो तैयार होकर अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर अपने भाई के यहाँ जा रही थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तभी जो जय होता है वो शराब के नशे में था। उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अनुज और वो दोनों देखते हैं कि भाई वो बाइक पर लेकर निकला है और इस पे काफ़ी ज़्यादा जेवर हैं, पैसे हैं। तो उन दोनों को अब शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे मिलेंगे इन जेवरों को लूटने के बाद। अब वो दोनों बाइक को लेते हैं। जो जय होता है उसकी कमर पर तमंचा टका हुआ था। यहाँ पर जो अनुज होता है वो बाइक चलाता है, जय उसके पीछे बैठता है। उन्होंने शराब भी पी रखी थी तो नशे नशे में वो जाकर उस बाइक वाले को रोक लेते हैं। रोकने के बाद जैसे ही वो लोग उसकी पत्नी से सोने के जेवर को छीनने की कोशिश करते हैं तो जो वो लड़का था जिसकी पत्नी से वो सोने का सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे वो सेहत में थोड़ा हसफुट था। वो देखता है कि 2 ही तो हैं, मैं इनको देख लूँगा, तो वो उनसे भिड़ता है। तीनों में आपस में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। यहाँ पे जो जय का दोस्त होता है अनुज, उसे वो लड़का दबोच लेता है और उसकी गर्दन को भींचने लगता है। यहाँ पर जो अनुज होता है अपने दोस्त जय से कहता है कि अब क्या मुझे मरवा ही देगा क्या। तो यहाँ पर जो जय होता है वो अपना तमंचा निकालता है और उस लड़के में गोली मार देता है। उसमें गोली मारने के बाद जो जय होता है वो उस लड़की के जेवरों को लूटता है। लूटने के बाद उसके साथ दरिंदगी भी करता है। ऐसा करने के बाद वो लोग वहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन तभी एक गाड़ी के अंदर 4-5 भाई अपनी बहन को लेने के लिए जा रहे थे। वो देखते हैं कि रास्ते में एक आदमी को गोली लगी हुई है और वो तड़प रहा है, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं और यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति उनको दिखाई देते हैं। तभी वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और इन दोनों को वहीं पे पकड़ते हैं। इनके साथ मारपीट की जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, सभी चीज़ों को देखती है और इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों पे मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद इन दोनों को सज़ा हो जाती है और सज़ा के बाद अब जो जय है वो जेल के अंदर 376 और 302 के मुकदमे में सज़ा काट रहा है। अब दोस्तों इसके बाद वो सज़ा काटता है और कहा जाता है कि जेल के अंदर जो 376 के मामले में अंदर जाता है तो उसके साथ जो कैदी होते हैं वो भी बुरा व्यवहार करते हैं। वो अब इसके साथ जो जय था उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जेल के अंदर बुरा व्यवहार किया जाता, उसको मारा पीटा जाता, तरह तरह से उसको टॉर्चर किया जाता, जेल का सारा काम उसी से करवाया जाता और यहाँ पर उस पर टॉयलेट वगैरह की सफाई भी करवाई जाती। तो जय यहाँ पर इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है।
अब दोस्तों ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे, तभी क्या होता है, जेल के अंदर महिला जेलर आती है और वो जेल का मुआयना करने के लिए आई हुई थी। तभी वो जय के पास पहुंचती है तो जय उसको देखता है तो सामने जो महिला जेलर थी वो उसकी वही पत्नी थी जिसको कुछ दिनों पहले उसने तलाक दिया था। अब दोस्तों जेलर को देखने के बाद जो जय है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पछताता है कि मैंने ऐसी लड़की को छोड़ दिया जो आज इतनी कामयाब है। उसके बाद जो महिला जेलर है वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने कैबिन में जाने के बाद जय को अपने कैबिन में बुलाती है। जय वहाँ पर जाता है तो जो महिला जेलर है वो सभी स्टाफ से कह देती है कि भाई कैबिन को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ो। तो यहाँ पे वो जय को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे। तो जय जो होता है वो अपने आप में पछता रहा था तो वो कुछ कहने की कंडीशन में नहीं होता है। महिला जेलर जिसने जय की पहले ही जो फाइल है वो अपनी टेबल पे मंगा रखी थी तो वो उसकी फाइल को खोलती है और देखती है कि इसने आखिर किया क्या क्या है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसने इस तरह से एक औरत के साथ दरिंदगी की है और उसके पति को गोली मार दी। तो यहाँ पर वो जय से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि वो मेरे दोस्त को जान से मार देता अगर मैं उसको नहीं मारता तो, और मुझे पैसे चाहिए थे, इस वजह से मैं उस महिला के जेवर लूटने के लिए उसके पास गया था। मैंने शराब पी हुई थी और इस वजह से मुझसे गलती हो गई। अब इसके बाद महिला जेलर कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जय होता है वो कहता है कि चलो सज़ा तो जैसा मैंने किया है उसकी मुझे भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम थोड़ी सी अगर मेरी हेल्प कर सको तो इतना कर दो कि जो ये कैदी हैं ये मुझे टॉर्चर ना करें। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और इनकी पिटाई भी खानी पड़ती है और ये बार बार मुझे गालियाँ देते हैं और चारों तरफ से मुझे परेशान किया जाता है। अब यहाँ पर जो सुलेखा है वो कहती है कि तुम्हारी सज़ा तो यही है जैसा तुम कर रहे हो, तुमने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया था। उस रात को याद करो जिस रात तुमने मुझे पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। आज तुम ऐसा ना करते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम भी अपनी सही से घर में रहा करते और मैं भी अपने सही से घर में रह रही होती। इस बात को सुनने के बाद जय और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कैबिन के अंदर और कोई नहीं था, केवल उसकी पत्नी और वो दोनों ही थे। तो यहाँ पर जय काफ़ी रोता है और पछताता है अपनी गलतियों को लेकर, और इस गलती को लेकर भी भाई उसने शराब के नशे में कुछ जेवर लूटने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया, एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसे जेल के अंदर रहते रहते। और भला उसे क्या पता था जिस पत्नी को आज वो तलाक दे रहा है, जिस पत्नी को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वो कल को जेलर बन जाएगी और वो उसकी जेल में कैदी बनकर रहेगा। इसके बाद जो उसकी पत्नी सुलेखा जो कि जेल की जेलर है वो उसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो कैदी तुम्हें परेशान करते हैं उस चीज़ का मैं इंतज़ाम कर दूंगी, लेकिन ये सज़ा तुम्हें काटनी ही होगी क्योंकि किए की सज़ा सभी को काटनी पड़ती है। इसके बाद जो जय है वो जेल के अंदर जाता है। जो जेलर है वो सभी कैदियों को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि भाई इसको कोई इस तरह से परेशान नहीं करेगा। बाकी जैसे वो ये भी कह देती है कि भाई किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरे पति हो जिसे मैंने तलाक दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो जय है वो कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम इस टॉर्चर को मेरे को बंद करा दो। तो यहाँ पे जो सुलेखा है वो उसके उस टॉर्चर को बंद करा देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद जो सुलेखा है उसको पता चलता है जो उसका तलाकशुदा पति था उसने अपने आप को जेल के अंदर ही दुनिया से विदा कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों इस कहानी का यही एंड होता है। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।